भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है प्रयागराज। प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग या तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है प्रयागराज। प्रयाग यानी संगम, तीन पवित्र नदियों यानी माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के संगम यानी मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और संगम को संस्कृत में प्रयाग कहा जाता है। इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। ये स्थान सनातन धर्म का पालन करने वालों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का और हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। 2025 के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों का सम्मिलित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2025 में त्रिवेणी संगम का तट लगभग 900 मीटर चौड़ा होगा, जहां पर स्नान करने की व्यवस्था की जाएगी। महाकुंभ वह पर्व है जब इस धरती पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये शहर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी रहा है। इस वीडियो में जानेंगे कि प्रयागराज तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ रहने की क्या क्या सुविधाएं हैं, शाही स्नान की तिथियां क्या होगी, कौन कौन सी दर्शन स्थली है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए, प्रयागराज आने का सही समय, यहाँ पर जलपान की क्या सुविधा है और अंत में बताएंगे कि कुल खर्च कितना हो सकता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भारत भ्रमण की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिले और भी वीडियो आपके सामने लाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रयागराज संगम तक कैसे पहुंचा जाए। नजदीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज शिवकी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम यह नजदीकी रेलवे स्टेशन है जो 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और नजदीकी एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो प्रयागराज एयरपोर्ट यानी कि इलाहाबाद एयरपोर्ट जिसे कहते हैं वो त्रिवेणी संगम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रयागराज के लिए सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है, तो आप बाय ट्रेन यहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं। और अगर आपका बजट ठीक है तो आप बाय एयर भी यहाँ आ सकते हैं। संगम तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से और एयरपोर्ट के बाहर से शेयरिंग ऑटो या प्राइवेट ऑटो भी आपको अवेलेबल होती है। तो आप जैसा आपका बजट हो आप उस हिसाब से ऑटो करके वहां तक पहुंच सकते हैं। हार्डली 20 से 30 मिनट के बीच में आप वहां तक पहुंच जाएंगे। सबसे जरूरी बात है यहाँ रहने की क्या सुविधा है। टेंट बुकिंग कैसे करें, तो अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन गूगल सर्च कर सकते हैं प्रयागराज टेंट बुकिंग। आपको एक से बढ़कर एक पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें से आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो अलग अलग वेबसाइट है जहां से आप होटल बुकिंग कर सकते हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं। और अगर आपका बजट नहीं है और आप अगर सस्ते में सस्ता ऑप्शन देखते हैं तो आप डायरेक्टली महाकुंभ के परिसर में पहुंच सकते हैं, जहां पर सरकार द्वारा अलग अलग जगहों पर रैन बसेरा शिविर की सुविधा उपलब्ध है। वहां पर आप रात बिता सकते हैं। सोने की व्यवस्था वहां पर आपको हो जाती है जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं तो आप वहां डायरेक्टली पहुंचकर किसी पंडित से जिन्होंने वहां पर टेंट लगाया है उनसे बात कर सकते हैं और जो भी वो अमाउंट मांगेंगे अगर आपके बजट में हो तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। वहां रहने से पहले कोशिश करें कि आप संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें या होटल बुकिंग करें। और अगर त्रिवेणी संगम के पास आपको टेंट बुकिंग नहीं हो पाता है, आप रामबाग प्रयागराज में रामबाग रेलवे स्टेशन जो है उसके आसपास बुकिंग कर सकते हैं, या फिर जो रेलवे स्टेशन रोड है उस पर आप कहीं भी होटल बुकिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको 800 से लेकर 1500 के बीच जैसा आपका बजट है उस बजट के बीच में आपको रूम इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। प्रयागराज रामबाग रेलवे
रेलवे स्टेशन से जो भी दर्शन स्थली है, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है, वो हार्डली 2 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन के आसपास या रेलवे स्टेशन रोड पर ही अपने रहने का बंदोबस्त करें। यह है महाकुंभ 2025 के स्थान की तिथियां। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी जिस दिन शाही स्नान होता है उससे एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल का एंट्री बंद हो जाता है। तो अगर आपके पास अधिक सामान है या फिर आप महाकुंभ जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको एटलीस्ट किसी भी शाही स्नान के दिन से 2 दिन पहले पहुंचना है। सपोज अगर आप 14 फरवरी को स्नान करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 12 जनवरी को मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक पहुंच जाए, ताकि आप अपने व्हीकल से या पब्लिक व्हीकल से महाकुंभ मेला परिसर तक पहुंच सके। अब जानते हैं कि कौन कौन सी दर्शन स्थली है, टूरिस्ट प्लेसेस है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। तो ये आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सारी जगह है जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले आपको संगम स्नान करना है, क्योंकि आप महाकुंभ में आए हैं जिसका मुख्य कारण है संगम में स्नान करना। तो सबसे पहले आपको संगम स्नान करना है। त्रिवेणी संगम के पास ही है अकबर किला। अकबर किला आप जा सकते हैं, जिसमें आपको अक्षय वट देखने को मिलेगा। ये अक्षय वट बहुत ही प्राचीन है, जो सतयुग से यहाँ पर स्थित है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। सतयुग में स्वयं नारायण भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम भी यहाँ आए थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी आए थे और कलयुग में आप और हम। अक्षय वट से कुछ ही दूरी पर है लेटे हनुमान जी यानी बड़े हनुमान जी मंदिर। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी लौटे तो इसी स्थान पर माता सीता ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने लेटकर विश्राम किया था। तब से यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ पर लेटे हनुमान जी की प्रतिमा रखी गई। कहते हैं कि संगम स्नान करने के बाद अगर आपके बड़े हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अपूर्ण रह जाती है। तो संगम स्नान करने के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के बाद आपको अलोपी शंकरी यानी अलोपी देवी मंदिर अवश्य जाना चाहिए, जो कि एक शक्तिपीठ है जहाँ पर माँ शक्ति के हाथ का पंजा गिरा हुआ था। बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है। यहाँ पर झूले के दर्शन होते हैं। आपको बहुत ही पीसफुल और पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस मंदिर में तो आपको एक बार अवश्य दर्शन करना चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपको ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा इजीली अवेलेबल होती है, जो 10 रुपए से 20 रुपए पर पर्सन चार्ज करती है और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्रॉप कर देती है। तो आलोक शंकरी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं भारद्वाज मार्ग। यहाँ पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम है, जो 10 रुपए की एंट्री फी देकर आप भारद्वाज पार्क में भी घूम सकते हैं और महर्षि भारद्वाज के आश्रम का भी दर्शन कर सकते हैं। जब भगवान राम पहली बार त्रिकुट की ओर जा रहे थे तो इसी आश्रम में महर्षि भारद्वाज के पास आकर उन्होंने चित्रकूट जाने का रास्ता पूछा था। और दूसरी बार जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो महर्षि भारद्वाज से मिलने दोबारा यहाँ आए। और तीसरी बार भरत आए थे जब वो भगवान राम से त्रिकुट मिलने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर आकर उन्होंने एक रात्रि विश्राम किया था। यह वही श्री कृष्ण महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। अब दोपहर हो जाएगी तो महर्षि भारद्वाज आश्रम के सामने ही आपको नेताराम एंड सन्स रेस्टोरेंट दिखेगा, जो कि यहाँ का बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर आप अपना जलपान कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट पर आपको टेस्टी फूड यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। भारद्वाज पार्क के बाद अगर आप म्यूजियम घूमने में इच्छुक है तो आप स्वराज भवन और आनंद भवन जा सकते हैं। बगल में ही शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है। यह वही स्थान है जहाँ शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया था, तो उन्होंने सरेंडर करने के बजाय खुद को गोली मारना सही समझा था। इस पार्क को घूमने में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के सामने ही आपको पंडित जी की एक चाट की दुकान दिखेगी, जहाँ का चाट बहुत ही फेमस है। ये शाम को 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पर आप चाट और अलग अलग डिशेज का आनंद उठा सकते हैं। रीजनेबल रेट पर आपको टेस्टी फूड यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो प्रयागराज के ये
2 फेमस रेस्टोरेंट है जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। और अगर आप कुंभ में स्नान के लिए आए हैं तो कुंभ मेला परिसर में तो आपको बहुत सारी फास्ट फूड की स्टॉल मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप पैकेज बुकिंग करके आए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, जो टूर ऑर्गेनाइजर है वही आपके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। अगली दर्शन स्थली है बेनी माधव मंदिर। कहते हैं कि श्री बेनी माधव मंदिर का दर्शन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका संगम स्नान और यहाँ की यात्रा अपूर्ण रहती है। तो बड़े हनुमान जी मंदिर और श्री बेनी माधव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। श्री बेनी माधव मंदिर से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है श्री नाग वासुकी मंदिर। इस स्थान पर भी श्री नाग वासुकी जी समुद्र मंथन के बाद से ही स्थापित है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो श्री नाग वासुकी का ही प्रयोग किया गया था। समुद्र मंथन के बाद उनकी अवस्था इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने नारायण से पूछा कि ऐसी कोई स्थान बताइए जहाँ पर विश्राम कर सके। तो भगवान श्रीमन नारायण ने उन्हें ये स्थान बताया था। तब से श्री नाग वासुकी यहीं पर स्थापित है और यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। श्री नाग वासुकी मंदिर का दर्शन करने के बाद शाम को आप दोबारा जा सकते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम पर आप गंगा आरती का लाभ ले सकते हैं। त्रिवेणी संगम पर भी बहुत ही सुंदर माँ गंगा जी की और त्रिवेणी संगम की आरती होती है, तो वहाँ पर भी दर्शन आप अवश्य लीजिए। अब बात करते हैं कि महाकुंभ तक जाने का या फिर महाकुंभ मेला में जाने का कितना खर्चा होता है। जैसा कि आपको बजट होगा आप उस हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। ये पर पर्सन पर डे का प्लान मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कम से कम बजट में प्लान किया तो मैक्स कितना खर्चा होगा, और अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा बजट में प्लान किया है तो मैक्स कितना खर्चा होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।